सबसे मीठी ईद में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ भरते हो, गम के साथ कभी आपके आसपास भी ना। इसी के साथ आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर दफ़ा ईद की खुशियाँ आप लोगों के साथ ज़रूर मनाएं और बांटने से खुशियाँ हमेशा ज़्यादा होती हैं, कम नहीं होती। तो आज के दिन कोशिश करें किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं तो लाजमी तौर पर वो करने की कोशिश करें। और कई दफ़ा हमें पता नहीं होता कि हमारी किसी छोटी सी चीज़ से किसी और को कितनी खुशी मिल सकती है, किसी जेस्चर से किसी और को क्या खुशी मिल सकती है। अपने बड़ों के साथ वक्त गुजारें, अपने से जो छोटे हैं उनके साथ वक्त गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करें। बिल्कुल फातिमा, बड़ा ज़रूरी है। ईद के मौके पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने अपनों के साथ ईद गुजारें। और जो ख़ास तौर पर अगर बात करें फैमिली के हवाले से, इमीडिएट फैमिली के हवाले से, तो किसी किस्म की कोई नाराज़गी है उसको दूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ कोई नाराज़गी है तो किसने रूठना है, किसने मनाना है, ये बिल्कुल भूल जाइए। अपने दोस्त को खुद जाके मनाइए, क्योंकि ये ईद का असल मैसेज ही ये है कि हम दूसरे लोगों को साथ लेकर चलें। और आप इस बात की कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि मुझे ऐसे लोग मिल नहीं रहे कि जो मुस्तहिक़ीन हो या हक़दार हो। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करवाता हूँ कि अगर आप ये तलाश करने निकलें कि कहीं ना कहीं मुझे अपने इर्द गिर्द जो है वो ऐसे मुस्तहिक़ीन लोग मिल जाएं जो कि शायद मुंह से अपनी ज़रूरत को बयान ना कर पाएँ, लेकिन उनके जेस्चर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप उनकी ज़रूरत को समझें, खुद ही समझें, बजाय इसके कि आप हालात उस नहज पर पहुँचें कि उनको अपने मुंह से कहना पड़े और वो इस बात को कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो। आप खुद इस चीज़ को जज करें और इसको जज करते हुए उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल करें। खुदारा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और असल ईद का पैगाम भी यही है। तो इसी के साथ साथ हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बताएं कि आपको मीठी ईद है, छोटी ईद की बड़ी खुशियां हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने स्पॉन्सर्स के साथ भी। और इस वक्त खास तौर पर अगर मोइज़ गुड़ के हवाले से बात की जाए फातिमा, तो ये बड़ा ज़बरदस्त गुड़ है और ख़ास तौर पर इसकी डाइजेशन के हवाले से बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर खाने के बाद इसको थोड़ा सा, सिर्फ एक पैकेट जो बिल्कुल टॉफ़ी की तरह का है, अगर वो आप उसको खा लेते हैं तो आपका हाजमा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। और इसके साथ साथ इसकी पैकिंग बड़ी अट्रैक्टिव है। इसके अंदर 5 फ्लेवर्स हैं जिसमें ऑरेंज पील है, सौंफ मौजूद है, कोकोनट मौजूद है, उसके साथ साथ जिंजर मौजूद है और इसके साथ साथ प्लेन गुड़ भी मौजूद है। अगर आप प्लेन गुड़ लेना चाहते हैं तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। इसका टेस्ट में ख़ास तौर पर इसकी आप मुँह में डालते ही जैसा घुल जाता है और ये उसका टेस्ट है। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर्स हैं। ये बच्चों की सेहत के साथ साथ उनकी नीड्स का ख्याल भी रखा गया, यानी इसकी बड़ी अट्रैक्टिव सी आफात में पैकिंग है जो कि बच्चों को अपील भी करती है। उनको महसूस ऐसे होता है जैसे वो टॉफ़ी खा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी सेहत का भी इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा होता है। तो मोइज़ गुड़ हमारे पास मौजूद है, हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। उनका तारुफ पहले करवा देता हूँ, लेकिन उसके बाद हम इनको मोइज़ गुड़ भी ऑफर करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारे गेस्ट हैं वो मोइज़ गुड़ में से कौन सा फ्लेवर पसंद करते हैं। तो उनका तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ। फारूक यूसुफ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जो कि साबिक सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के लाइनिज्म भी कर रहे हैं, आप एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ ऑन टॉप ऑफ दैट एक बहुत अच्छी शख्सियत और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और उनके साथ साथ उनके दामाद हमारे साथ मौजूद है, मुबीन। आपको भी वेलकम करते हैं, मुबीन इजहार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद बहुत शुक्रिया जी, आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। फारूक भाई, मैं आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहूँगा। उससे पहले फातिमा मीठा जो है आपको जरूर, मैं भूल गया। हाँ मीठा, क्योंकि हमारी कोई भी ट्रांसमिशन मीठे के बगैर शुरू नहीं हो सकती है। तो शराज, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद एक फ्लेवर पिक आउट करें। नहीं, आज आप पिक करेंगे। आज मैं पिक करूंगी? हाँ, चले मैं पिक करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम द ऑरेंज पील, मैं सौंफ फ्लेवर। चलें, सौंफ फ्लेवर आपने ले लिया। अब मैं अपने गेस्ट के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि मोइज़ गुड़ में उनको कौन सा फ्लेवर पसंद है और कौन सा फ्लेवर। फारूक भाई, सबसे पहले आप पिक कीजिएगा। आपने इतनी तारीफें कर दी हैं माशाल्लाह, तो हम जो है यू डिजर्व इट। थैंक यू। ये ऑरेंज पील जो है वो फारूक यूसुफ साहब को पसंद आया और इसके साथ साथ मुबीन साहब सौंफ फ्लेवर। सौंफ फ्लेवर, यस। हमने ज्यादा देखा, वैसे ज्यादातर लोगों ने सौंफ फ्लेवर को बहुत ज्यादा पसंद किया, जो कि फातिमा का भी फेवरेट है। और मेरे ख्याल में सौंफ का फ्लेवर इसलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं, हाजमे के लिए अच्छा। इसी के साथ शराज चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और पूछते हैं कि अमूमी तौर पे ईद का दिन कैसा गुजरता है आपका। जी बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले आपने हमें ईद के इस खूबसूरत मौके पे याद किया। तो ईद अल्टीमेटली जैसे आपने बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेट किया, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से, अपने हमसायों से जो है वो खुशियाँ और इस ईद के मौके पे मोहब्बत बांटने का मौका, एक बेहतरीन मौका होता है। तो इसी तरह ईद गुज़रती है। एक रवायत है पाकिस्तान में, हम पाकिस्तानियों की, बीइंग अ मुस्लिम,
हम सबसे पहले अपने भाइयों को इकट्ठा करते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों की तरफ जाते हैं। फिर इस दफ़ा थोड़ा सा हमारे घर में थोड़ी चेंज इस तरह से आने वाली है या आएगी कि इस दफ़ा हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब, वो उम्रा की शहादत के लिए गए हुए हैं माशाल्लाह। और उनसे छोटे जो हैं हाफिज़ अदील यूसुफ साहब, वो भी उम्रा की शहादत के लिए वहाँ पे मौजूद हैं, और मेरा भतीजा और भांजा वो भी। तो इस दफ़ा लग रहा है कि हम वो फैमिली गेट टुगेदर शायद इस तरह ना कर पाएँ, तो दोस्तों के साथ। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दफ़ा एक और ख़ूबसूरत रिश्ते से नवाजा, मेरा दामाद मेरे साथ है, तो अल्टीमेटली ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईद वाले दिन इनकी तरफ भी जाएंगे और इनको भी बुलाएंगे अपनी तरफ, और जो है गेट टुगेदर होगी, खाने होंगे। तो इसी तरह इंशाल्लाह ईद जो है वो अच्छे तरीके से मोहब्बतें बांटते हुए गुजर जाएगी। बिल्कुल जी। और मीठे में कौन सी एक ऐसी डिश है जो कि लाजमी तौर पे आपके घर में बनाई जाती है? सेवइयाँ। सेवइयाँ, माशाल्लाह। अच्छा, और खुद कभी किचन में कुछ बनाया आपने? बहुत कुछ। क्या बहुत बना कुछ? लेते हैं? जबरदस्त। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, चिकन फ्राई, अच्छा ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, ये चीज चेक करके आपने शादी कराई थी? ये खाना कुकिंग अच्छी करते हैं वैसे यू सो क्लेवर माशाल्लाह। चलिए, अच्छा आपको ऐसी डिश कौन सी लगती है जो आप खुद भी बनाते हैं और आपको पसंद भी है? मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई खुद बनाते हो और आपको पसंद भी है? यस। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा। जबरदस्त। अच्छा, आप कुछ कभी घर में आपने कुकिंग की हो या हेल्प आउट नहीं, किया? मैंने कभी कुकिंग नहीं की और ना ही मुझे बिल्कुल नज़दीक भी किसी चीज़ का अच्छा, आइडिया। कभी हेल्प आउट भी नहीं किया? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो जिस तरह की हमारी लाइफ गुजरी होती है, इतनी बिजी लाइफ, मसरूफियत होती है। उसमें इस चीज़ का टाइम ही नहीं मिलता कि वो कुकिंग की तरफ जाएं, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनको बंदा देख रहा होता है और निभा रहा होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त भी चाहिए होता है, तो इसलिए मैं नहीं कभी कुकिंग की तरफ। फैसलाबाद के हवाले से बात करें, बिजनेस के हवाले से बात करें, हाउ डिड यू स्टेप इन बिजनेस? मतलब आपको कैसे लगा कि आपको इस कारोबार की तरफ, एम्ब्रॉयडरी की तरफ आना चाहिए? क्योंकि आपने इससे पहले भी कई ट्राई किए होंगे, हमेशा सोचा कि कारोबार ही करना है, या कभी ये भी सोचा कि यार जॉब, ये मेरी पसंदीदा जॉब थी, मैं जॉब करना चाहता था? वैसे एम्बिशंस भी थे? नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, ये ज़्यादातर आपको पता है कि फैमिली बिजनेस जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो मैंने भी अपने घर में जो है वो टेक्सटाइल एलिमेंट हमारा बिज़नेस था, पावर लूम थी, भाई जो उनकी वो एक फैब्रिक की शॉप थी, तो मैं भी उनको ये देखते आ रहा था। तो हमेशा जब आप घर में ये चीज़ें देख रहे होते हैं तो आपका भी शौक़ और इंटरेस्ट उस तरफ ज़्यादा रुझान होता है। तो मैंने भी अपना स्टार्ट जो है वो एक फैब्रिक शॉप से ही किया, लेकिन ये एक जज्बा और ये एक दिल में एक गोल सेटिंग थी, ख्वाब था कि समथिंग डिफरेंट करना है, कुछ अलहदा से करना है। तो देन मैंने जो है 2007 में जो है ये कोशिश की, और फिर मैंने एम्ब्रॉयडरी मशीन जो है इसको इंपोर्ट करने का सोचा। फिर मैं 2007 में मैं चाइना गया, 30 दिन का वीज़ा होता है, तो 30 दिन मैंने वहाँ पे इस मशीन को खुद उनके साथ बैठ के जो वो मैन्युफैक्चर करवाया। और मुझे बड़े एक लफ्ज़ याद हैं, उस वक्त चाइनीज़ जो थे, तो जब 30 दिन की बड़ी मुशक्क़त के बाद जो रिज़ल्ट मैं चाह रहा था तो वो मुझे मिल नहीं पा रहा था, तो उन्होंने एक कमेंट्स पास किए, रिमार्क्स दिए कि आप इस तरह करें कि आपको जिस तरह की मशीन चाहिए आप जापान चले जाएं, चाइनीज़ मशीन जो है आप शायद यहाँ से ले ना पाए। नहीं, आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा तो आप उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि अल्टीमेटली देखिए, मैंने इसको 1999 में मैंने ये मशीनें खुद बाई की थी। हाँ। और मैंने 7 साल ये मशीनें चलाई थी, इनसे बहुत कुछ मैंने पहले इसको मैं सीख चुका था, और मेरी ये हैबिट थी कि मैं कोई भी काम करता हूँ तो खुद को पहले उसका ट्रेंड करता हूँ। जब आप खुद ट्रेंड होते हैं देन आप अपने वर्कर से, अपनी टीम से काम ले सकते हैं। तो मैंने उसकी बहुत सारी ट्रेनिंग उन 7 सालों में ले ली हुई थी, इसलिए मैं उनको भी गाइड कर रहा था वहाँ जाके, और वो इस चीज़ से बड़े इंप्रेस हो रहे थे कि इस बंदे को बहुत कुछ जो है वो हमसे पहले ही पता है। बिल्कुल, और मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं में ब्रेक हमारे साथ रहेगा। तो लाजमी तौर पे मिल्क फीड्स का दूध इस्तेमाल करते हो आप लोग, चाय बना रहे हैं, कोई मीठा बना रहे हैं, कोई ड्रिंक बना रहे हैं, आप मिल्क फीड्स का दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हो, मैं ये भी बताना चाहती हूँ
कि सबरोसा द चिकन स्पेशलिस्ट की रेंज में आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसके अंदर सीख कबाब, समोसे, कचौरियाँ इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि क्वालिटी कंट्रोल एंड टेम्परेचर कंट्रोल से सबरोसा द चिकन स्पेशलिस्ट का जो चिकन है वो उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना हो ये भी मेक श्योर किया जाता है। चाहे फिर आप बात करें डिफरेंट कट्स की रॉ चिकन में, जो कि आपको इनकी रेंज में अवेलेबल मिल जाएंगी, चाहे हम वो कढ़ाई कट के हवाले से बात करें, स्ट्रिप कट, क्यूब कटिंग, यानी कि डिफरेंट कट्स आपको अवेलेबल मिल रहे हैं और डिफरेंट पीसेज और क्वांटिटी भी मिल रही है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने लोगों का खाना बना रहे हैं, आप सबरोसा द चिकन स्पेशलिस्ट की तरफ से दी गई रेंज में से अपने प्रोडक्ट्स को पिक आउट कर सकते हैं। मैं ये भी बताती चलूँ कि कंट्री प्लस के मसाला का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी रेसिपीज़ को बना सकते हैं। जहाँ पर आप अगर कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं वो मसाला भी ऐड कर सकते हैं, कौरमा मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और मेरा फेवरेट चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि आप किसी भी डिश के ऊपर उसको जस्ट एलिवेट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको रेसिपी एंड इंग्रेडिएंट्स दोनों पैकेजिंग पे मिल रहे हैं, तो आप सेम टू सेम वही चीज़ें पिक करके बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप मीठा बना रहे हैं तो आप कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, खीर मिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्री प्लस के बेस्ट चीज़ यही है कि आपको इंग्रेडिएंट्स एंड रेसिपी मिल रही है, जिसकी वजह से बड़े आराम से आप अपनी रेसिपी को बना सकते हैं। कंट्री प्लस मशरूबे खास का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शेफ चांजे, मुझे बताइएगा, आपने फ्यूजन रेसिपीज़ भी रमज़ान में बहुत सारी बनाई थी, तो उनमें से कौन सी रेसिपीज़ बेस्ट रहेंगी कंट्री प्लस के मसाले का यूज़ करते हुए जो लोग आज अपने घर में बना सकते हैं? इंस्टेंट जो हमने आई थिंक रमज़ान के 4th रमज़ान या 5th रमज़ान में चिकन करी बनाई थी कौरमा मसाला यूज़ करते हुए। फिर उसके बाद हमने जो है नरगिसी पुलाव बिरयानी बनाई थी बिरयानी मसाला यूज़ करते हुए, और अचार गोश्त मसाला यूज़ करते हुए पास्ता मैक्रोनी बनाई थी। और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर तो अगले रमज़ान में दोबारा से जो है वो बनाएंगे। अच्छा, और आपने भी बात की कि पास्ता बनाया था जी, और उसमें आपने अचारी गोश्त गोश्त मसाला। मसाला यूज़ अच्छा, किया था। बहुत सारे लोग ये फ्यूजन नहीं समझ पाएंगे, अगर आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन। बेसिकली होता ये है कि हम लोग बिल्कुल अगर ओरिजिनल पास्ता की तरफ को जाएं जो कि इटली में बनाया जाता है, तो वो हमारे टेस्ट बड के मुताबिक नहीं है। हमें थोड़ा सा स्पाइसी या थोड़ा सा खट्टा मीठा खाने की आदत होती है। अगर वो बना लें तो हम वो बिल्कुल भी मतलब कंज्यूम नहीं कर सकते। हमें अपने फ्लेवर के लिए लाने के लिए हम थोड़ा सा उसके अंदर फ्यूजन ऐड करते हैं। शेफ चांजेब, आपको पता है कि मैं क्या कहने वाली हूँ आपको? जी, क्या कहने वाली है? क्या कहने वाली हूँ? मुझे नहीं पता, ब्रेक का कहने वाली है। हाँ जी, ठीक है, तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। का जो गोल है उसको चेंज किया है और उसमें सिर्फ यही टारगेट सेट किया है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत कैसे करनी है, क्योंकि कुरान पाक में भी इसका हुक्म आ गया कि सबसे आपका आसान तरीन और शॉर्टकट वे जो है अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का, वो है अल्लाह के बंदों यही वजह है कि आपने नेक्सस लायंस क्लब से स्टार्ट किया, आज रोटरी भी है, उसके अलावा बहुत सी दीगर ऐसी एसोसिएशन एनजीओज हैं जिसके साथ आप मुंसलिक हैं, और वहाँ से ना सिर्फ आप इंसानियत की मदद कर रहे हैं बल्कि एजुकेशन को आम करने के लिए भी आप बहुत सारी कोशिश और काविशें कर रहे हैं, जो आपने इंस्टीट्यूशंस कायम किए हैं जो कि लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है आपका सोसाइटी के अंदर, तो इसको हम माशाल्लाह खिराज तहसीन पेश करते हैं, कमेंडेबल है ये। तो ये सिलसिला जो है जब आपने शुरू किया, मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स को भी इंस्पायर करें कि जब आप एक इरादा करते हैं कि आप अल्लाह ताला के बंदों को खुश करने के अंदर लग जाएं, तो फिर अल्लाह ताला आपको खुश करने और आपको राजी करने में लग जाता है। एब्सोल्युटली। तो मैं ये चाहूँगा कि इसमें मोटिवेट थोड़ा सा लोगों को करें, किस तरह से आपने चेंज देखा? बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं, और बड़ा अहम है, हमें ये पास ऑन करनी चाहिए जी। 2015 मतलब एक टोटली बिजनेस पैसा कैसे कमाना, ये चीज़ें थी, लेकिन एक फैमिली बैकग्राउंड, एक मजहबी था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉपर मेरी जो ज़कात थी वो अदा की जाती थी, डोनेशन अदा की जाती थी। पर ये था कि उस ज़कात को, डोनेशन को अपने बड़ों को दे देना कि जी आप इसको जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें हकदारों में। लेकिन एक की मेहरबानी हो जाती, अल्लाह की नवाज़श हो जाती है, तो ख्याल ये दिल में आया कि ये क्यों ना खुद बांटी जाए। तो मैं जब उन इलाकों में गया, उन डिज़र्विंग इलाकों में गया, और उस ज़कात को या उस खिदमत को करने के लिए मैंने हाथों से लोगों में तकसीम किया। और मैंने जब उनके हालात देखे तो ये मानिएगा कि फ़र्स्ट टाइम तो ये हुआ कि हमारी क्या ज़िंदगी है और इनके पाँव में जूता नहीं है। या मैंने ऐसा क्या किया है, या मैंने ऐसा कौन सा, जैसे कहते हैं दूसरे साल, मैंने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि मुझे ये लाइफ मिली है और इनको ये लाइफ, कोई खूबी नहीं है। मैं बल्कि इस बात को एलेबोरेट करने से पहले ये बात ये भी नाजरीन को बताना चाहूँगा कि देखें, इंसान, आप, मैं, रेहड़ी चलाने वाला, रेहड़ी लगाने वाला, इस मुल्क के हुक्मरान, किसी को नहीं पता कि अल्लाह की नज़र में कौन मकबूल है, बिल्कुल नहीं पता। अगर हमें ये पता होता, देखें, जन्नत में सबसे पहले शख्स जो दाखिल होंगे वो हज़रत बिलाल हैं, जिन्होंने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी, जो स्याफ़ आम है,
लेकिन अल्लाह के हाँ वो बहुत मकबूल है। क्या काम था? अताअत थी, खिदमत थी, फरमाबरदारी थी। तो इसी तरह जब मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा कि हम में क्या गुण है, कोई गुण नहीं है, कितना अल्लाह ने नवाजा हुआ है, और ये लोग जो हैं ये इनके पास खाने के लिए नहीं है, जो वो पहली दफ़ा हाथ से बांटना था बस। फिर उसके बाद गोल सेटिंग चेंज, सोचा कि अब काम जो है वो सिर्फ 2 आवर 2 घंटे काम होगा, बकाया वक्त जो है वो इंसानियत की खिदमत के लिए होगा। दैन मैंने चार्टर्ड लिया उसका नेक्सी लायंस क्लब का, और आपको पता है कि वो खिदमत में हम इतना आगे चले गए। लोग जानना चाहते हैं काम तो नहीं डिस्टर्ब हुआ? देखें काम को ज़रूर, लेकिन मैं इस चीज़ का भी बिलीवर हूँ। अभी रिसेंटली मैं अपने जो इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट हैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी साल में आपने कोई काम को वक्त दिया? मेरे से 2 सवाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा मैं कैबिनेट सेक्रेटरी भी हूँ डिस्ट्रिक्ट 305N1 का, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्लब को लेकर भी चलना है, तो आपने वक्त दिया। तो मैंने उन्हें एक बात बताई कि अभी बिल्कुल 8 से 10 रोज़ पहले एक मेरी शिपमेंट थी, तो वो किसी वजह से फ्रेट बढ़े हुए थे तो हमने रोक ली। तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि आप इस शिपमेंट को मंगवा लें, तो हम इसमें आपको ना कि 10% डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो कस्टमर से रेट वही था, 10% पीछे से। मुझे ये लगता है ये वो इनाम, वो तोहफा था अल्लाह की तरफ से, और वो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। आपको पता है ये 9 मिलियन के करीब एक मशीन है, तो उसका जब 10% होता है तो वो 10 से 12 मशीनें थी। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छा जरूर होता है। ये शराज का वो सवाल का जवाब है कि अल्लाह की मदद जरूर आती है, कहीं ना कहीं से जरूरत है, यही सबसे अल्लाह का रिवॉर्ड आता है, और आपको महसूस होता है कि ये उस चीज की तरफ से बिल्कुल पता चलता है। और ये वो पर्सनल मिरेकल्स हैं जो कि हर इंसान की जिंदगी में होते हैं। अक्सर औकात मेरे साथ भी होता है कि मैं बड़ी स्नीजी नोज के साथ, और मैं बड़ा बुरी हालत के अंदर था, मैं पूरा दिन बड़ा बुरा गुजरा, और जब मैं तरावी के लिए गया हूँ और मुझे पता था कि मैंने तरावी पढ़नी है, लेकिन मेरे अंदर था कि मैं तरावी पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं नियत की और मैं चला गया, तो अचानक से मैं ठीक हो गया विदाउट मेडिकेशन। मतलब ये पर्सनल आपके मिरेकल्स होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। तो मैं बिलीव की भी बात के बारे में भी मैं चाहती हूँ शराज हम जरूर पूछें कि बचपन की ईद जो होती है वो हमेशा याद रहती है, आपकी कोई ऐसी यादगार वाकया बचपन में? ये होता था कि जब ईद मिलती थी घर वालों से, तो वो ईद लेकर हम चले जाते थे स्टोर पे, वहां से जाके गन्स लेते थे, बलून्स लेते थे, वो पानी वाली टॉयज लेते थे। ये सबके अंदर कॉमन है। मुझे लग रहा था सिर्फ ये मैं हूँ जो ये हरकतें करता था, उठ पटांग, लेकिन सब करते थे, और ये एक हुस्न है हमारे बचपन का माशाल्लाह। तो इसके साथ साथ मैं एक दफा फिर फारूक यूसुफ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया हमारी इस खास ट्रांसमिशन में, और इसको मजीद खास बनाया आपने अपनी एग्जिस्टेंस के साथ। और इसके साथ साथ मैं उनके सन इन लॉ का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुबीन साहब आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू कि आपने मसरूफियत में से वक्त निकाला। एक दफ़ा फिर आपको ईद मुबारक। और इसके साथ साथ अब वक्त हुआ चाहता है हमारे ब्रेक का। बिल्कुल, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ रहिएगा।